हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेस क्लाउड लर्न टू लीड में। गुड इवनिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे 24 मार्च 2022 के बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जिसमें से आप दो बेस्ट इमेजेस देख रहे हो। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जो है वो जरूर देखना है। तो स्टार्ट करते हैं 24 मार्च 2022 का करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले सारे बच्चे वीडियो को लाइक करें यार, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर ले, ताकि हर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसमें पहला क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल इन द वर्ल्ड। सबसे पोल्यूटेड राजधानी कौन सी है पूरे वर्ल्ड के अंदर। ये वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट की तरफ से जो है वो आंका गया है, मतलब उसकी तरफ से एक रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें टॉप पे ऐसी पोल्यूटेड कैपिटल कौन सी है पूरे वर्ल्ड के अंदर, और वो है न्यू दिल्ली। तो आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। जो बच्चे काफी टाइम से करंट अफेयर कर रहे हैं उनको ये जान के हैरानी नहीं होगी, क्योंकि ये चौथी बार लगातार हुआ है कि न्यू दिल्ली को जो है टॉप पे आंका गया, मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल या राजधानी जो है वो कहा गया है। और ये रिपोर्ट जो है वो एक स्विट्जरलैंड की ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी तरफ से जारी की गई है, और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है IQ एयर। उसकी तरफ से इस रिपोर्ट को जारी किया गया। तो दिल्ली ने इसके अंदर टॉप किया है, और दूसरा स्थान दोस्तों ढाका का है, जो कि कैपिटल है बांग्लादेश की। तो पहले दो आपने इंपॉर्टेंटली जो है वो याद रखने हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जो है वो एक स्विट्जरलैंड की कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है, IQ एयर, उसकी तरफ से जारी किया गया है। इवन कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एयर क्वालिटी को लेकर गाइडलाइंस जारी की गई थी लास्ट ईयर, उसके ऊपर खरी उतरी हो। मतलब ये पर्टिकुलेट मैटर 2.5 को लेके जो गाइडलाइंस दी गई हैं, कोई भी कंट्री उसको लेके जो है वो सीरियस नहीं है, कोई भी कंट्री ने उसके ऊपर एक्शन जो है वो नहीं लिए हैं। लेकिन पहला और दूसरा स्थान आपने जरूर याद रखना है। और रिसर्चर्स ने ये भी डिस्कवर किया है कि यार जहाँ पे ये पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे इन्फेक्शन होने का डर भी बहुत ज़्यादा है। जैसे कोविड के कारण जो इन्फेक्शन होती है वहाँ पे ज़्यादा फैली है, जहाँ पे पोल्यूशन जो है वो क्या है, ज़्यादा है। और अगर आप देखोगे सेंट्रल और साउथ एशिया में टॉप 15 शहरों को, उसमें 11 शहर आपको इंडिया के मिलेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, इंडिया में पोल्यूशन जो है वो बहुत मात्रा में बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर आप कंट्री वाइज भी इस इंडेक्स को देखो तो मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री दोस्तों बांग्लादेश है, याद रखना है। दूसरा स्थान जो है वो चैड का है, चैड रिपब्लिक। तीसरा पाकिस्तान का, चौथा ताजिकिस्तान का, और पांचवा इंडिया का। यहाँ पे आपको इंडिया का पूछा जा सकता है, तो आपने याद रखना इंडिया का 5th है, पहले नंबर पे बांग्लादेश। अगर कंट्री वाइज पूछा जाए, अगर पोल्यूटेड सिटी वाइज पूछा जाए, कैपिटल सिटी वाइज, तो दिल्ली जो है वो पहले पे होगा, दूसरे पे ढाका होगा। ये आपने याद रखना है। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। किसको अवार्ड दिया गया स्पोर्ट्स आइकन का? ये मालदीव स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 में ये अनाउंसमेंट जो है वो की गई है। तो आपने याद रखना है, ये जो गवर्नमेंट है मालदीव्स की, उनकी तरफ से दिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स की तरफ से ये अवार्ड दिया गया, और ये स्पोर्ट्स आइकन के तौर पे इनको नवाजा गया है। और ये हैं सुरेश रैना। तो आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सुरेश रैना रिसीव स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड, और ये अवार्ड मालदीव स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 में दिया गया। और सुरेश रैना को ये अवार्ड दिया गया उनकी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस के लिए, खास करके उनके करियर के अंदर उन्होंने अलग अलग अचीवमेंट्स जो हासिल की हैं, उसके लिए सम्मान जो है वो उनको दिया गया मालदीव गवर्नमेंट की तरफ से। और मालदीव्स की कैपिटल याद रखनी है, माले है, और करेंसी जो है वो मालदीवियन रुपया है, मालदीवियन रुपया। इसके साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। Which is the first state assembly in India to implement paperless proceedings under National E-Vidhan application? तो नेशनल ई विधान एप्लीकेशन की मदद से जो है वो बिल्कुल भी कागज का यूज नहीं किया। उस पूरी विधानसभा की जितनी भी प्रोसीडिंग थी, पूरी चल रही थी, तो उसके अंदर सारा कुछ डिजिटली जो है वो पेश किया गया। और ऐसी पहली विधानसभा पूरे देश के अंदर कौन सी स्टेट की बन गई है? नागालैंड की। तो आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। तो एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में टोटल 8 स्टेट्स हैं, उसमें एक नागालैंड है, तो नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड ऐसी पहली स्टेट असेंबली बन गई है, ऐसी पहली विधानसभा बन गई है जिसमें पेपरलेस प्रोसीडिंग जो है वो की गई है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन की मदद से। और नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का मकसद ही ये है कि जितना भी काम करना है वो पेपरलेस किया जा सके। तो उसके लिए चाहे टैबलेट्स का यूज करना पड़े, चाहे किसी और डिजिटल एप्लीकेशन का यूज करना पड़े, उसको यूज करके हम पेपरलेस टेक्निक का यूज करें। जैसे आप देख सकते हो ये नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, तो इसमें लोकसभा है, राज्यसभा है, असेंबली है, काउंसिल है, तो इस तरह की प्रोसीडिंग जितनी भी है वो इसके ऊपर अपलोड कर दी जाती है पहले, बाद में जो है वो असेंबली में फिर उस काम के ऊपर डिस्कशन हो सकती है। तो फर्स्ट पेपरलेस असेंबली जो इंप्लीमेंट कर रही है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्रोग्राम को, वो नागालैंड है। तो नागालैंड के अंदर 60 MLA हैं, मतलब 60 असेंबली सीट्स हैं। तो हर असेंबली सीट के ऊपर जो है वो एक टैबलेट और एक ई बुक जो है आप कह सकते हो उसको अपलोड कर दिया गया है। तो उसको खोल के वो जो भी प्रोसीडिंग है वो डिस्कस कर सकते हैं। और ये जो एप्लीकेशन है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, इसमें अलग अलग चीजें जो हैं वो आप पूरी की पूरी अपलोड कर सकते हो।
चाहे वो आप कह सकते हो मेंबर की कॉन्टैक्ट डिटेल हो, चाहे रूल्स ऑफ प्रोसीजर हो, चाहे लिस्ट ऑफ बिजनेस हो जो उस दिन करना है, नोटिस हो, कोई बुलेटिन है, कोई बिल है, कोई क्वेश्चन है, चाहे वो स्टार्ड है, अनस्टार्ड है, आंसर्स हैं, पेपर कोई पेश करना है वो है, कोई कमेटी की रिपोर्ट है, ये सारा का सारा जो है वो इस डिवाइस या टैबलेट के ऊपर अपलोड कर दिया जाता है ताकि ये पेपरलेस टेक्निक के थ्रू जो है वो सारा काम जो है वो हो सके। और ये नेशनल ई विधान एप्लीकेशन जो है वो इसकी मदद से हम पेपरलेस जरूर हो रहे हैं, लेकिन आपने याद रखना है कि पूरा का पूरा ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और बाद में इसमें कुछ रेशो जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से देना था। 90:10 में जो है वो इसमें स्पॉन्सरशिप होती है, 90 सेंटर की तरफ से और 10 जो है वो स्टेट की तरफ से। लेकिन जब इसको स्टार्ट किया गया तो ये पूरी तरह से जो है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड था। फिर नेशनल ई विधान एप्लीकेशन अभी 18 स्टेट्स के साथ एमओयू साइन कर चुका है, तो धीरे धीरे करके बहुत सी स्टेट जो है वो इसके ऊपर आएंगी और अपना पूरा का पूरा जो विधानसभा का प्रोसीडिंग है उसको ऑनलाइन मोड में या आप कह सकते हो डिजिटल मोड में किया करेंगी। और नागालैंड की स्थापना 1963 में की गई थी। इसकी जो कैपिटल है वो कोहिमा है। इसके जो चीफ मिनिस्टर वो निफियो रियो हैं, याद रख सकते हो निफियो रियो। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो जगदीश मुखी हैं, वैसे वो असम के भी हैं लेकिन एडिशनल चार्ज उनको नागालैंड का भी दिया गया है। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। हु इज अवॉर्डेड स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर इन द मेल कैटेगरी। ये याद रखना, देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर मेल कैटेगरी के अंदर 2022 स्पोर्ट्स स्टार एस अवार्ड के तहत, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खास करके ये स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर मेल कैटेगरी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वैसे तो इसके अंदर 30 अलग अलग कैटेगरीज हैं लेकिन सारी नहीं याद करनी, मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। और ये अवार्ड मिला है हमारे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को, तो आंसर क्या होगा, डी होगा। नीरज चोपड़ा जो कि गोल्ड मेडल जीत चुके थे जैवलिन थ्रो में टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में, तो उनको स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर मेल कैटेगरी के अंदर ये अवार्ड जो है वो पेश किया गया। ये अवार्ड सेरेमनी कहाँ पे हुई है, मुंबई के अंदर महाराष्ट्र में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नीरज चोपड़ा और उनको ये सम्मान जो है वो दिया गया स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर अवार्ड। आपने याद रखना है ये स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड है, स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मीराबाई चन्नू फीमेल कैटेगरी के अंदर उनको चुना गया है स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर का खिताब। और मीराबाई चन्नू सबको पता है कि सिल्वर मेडल जीता था इन्होंने वेट लिफ्टिंग के अंदर टोक्यो 2020 ओलंपिक्स के अंदर, तो उनको जो है वो स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर फीमेल कैटेगरी के अंदर चुना गया। लेकिन बाकी बहुत सी कैटेगरीज हैं लेकिन सारी याद नहीं रखेंगे। जैसे नेशनल टीम ऑफ द ईयर मेरे ख्याल से याद रहेगा, ये इंडियन मेन हॉकी टीम है। यंग एथलीट ऑफ द ईयर ऐशा सिंह है, याद रख सकते हो, शूटर हैं। यंग एथलीट ऑफ द ईयर मेल कैटेगरी में निहाल सरीन है चेस के अंदर। पैरा एथलीट ऑफ द ईयर मेल और फीमेल दोनों याद रखना है, सुमित अंतिल और अवनी लखेरा। अवनी लखेरा बहुत ही फेमस है, पैरालंपियन है शूटिंग के अंदर। और स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर क्रिकेट के अंदर रविचंद्रन अश्विन और स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर क्रिकेट के अंदर मिथाली राज। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि क्रिकेट को बहुत ही सीरियसली क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जाता है, इसलिए याद रखना है। और साथ ही साथ स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर टीम स्पोर्ट्स के अंदर, मतलब वो टीम में प्ले करते हैं लेकिन उनको उस टीम में से चुना गया है रुपिंदर पाल सिंह हॉकी के अंदर और हरमनप्रीत सिंह हॉकी के अंदर। और यहीं अगर आप देखोगे स्पोर्ट्स वुमेन वो है सविता पुनिया हॉकी के अंदर, देखो दोनों हॉकी हैं टीम इवेंट के अंदर। अगर इंडिविजुअल स्पोर्ट्स के अंदर देखोगे तो रवि दैया जो है वो स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर हैं। और स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर ट्रैक एंड फील्ड में कौन है, कमलप्रीत कौर। और अगर आपको पूछा जाए स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर ट्रैक एंड फील्ड में वो नीरज चोपड़ा ही हैं। कोच ऑफ द ईयर विजय शर्मा है वेट लिफ्टिंग के, और लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया अजीत पाल सिंह को हॉकी के अंदर। तो सारी कैटेगरीज कोई भी इसमें छोड़ने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी मैं रेड से आपको बता देता हूं कि कौन से आपने भूलने बिल्कुल भी नहीं है। एक तो ये दोनों स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर क्रिकेट, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर क्रिकेट, नेशनल टीम ऑफ द ईयर, ये तो मेरे ख्याल से याद रहेगा, इसमें कुछ नहीं है। इसी के साथ आपने याद रखना है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये आपने बिल्कुल भी नहीं भूलने हैं। बाकी आपने याद जरूर रखने हैं, ऐसे नहीं कि नहीं याद रखने, लेकिन ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली याद होने चाहिए। और साथ ही साथ आप देख सकते हो यहाँ पे स्पोर्ट्स स्टार और हिंदू ग्रुप ने कॉफी टेबल बुक रिलीज किया रोड टू 1000, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें 520 पेज हैं और इसमें 1000 पिक्चर्स हैं, और ये 1000 पिक्चर जो है वो पूरी जर्नी बताते हैं इंडियन क्रिकेट की, तो वो कॉफी टेबल बुक जो है वो रिलीज की गई है। तो जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं याद रखनी है। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। इंडिया और कौन सी कंट्री ने एक एक्सरसाइज की है और उस एक्सरसाइज का नाम क्या है, एक्सरसाइज दस्तलिक। याद रखना है एक्सरसाइज दस्तलिक। और ये एक्सरसाइज दस्तलिक जो है वो कौन सी कंट्री के साथ इंडिया ने की है और कौन सा एडिशन है, ये दोनों चीजें आपने मुझे बतानी है।
सबसे पहले याद रखना है ये थर्ड एडिशन है और ये कहाँ पे हुई है, उज्बेकिस्तान के अंदर हुई है, और ये हुई भी कौन सी कंट्री के साथ है, उज्बेकिस्तान के साथ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखना है। थर्ड एडिशन है, एक्सरसाइज दस्तलिक है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, आप कह सकते हो ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। ये आर्मीज के बीच में होती है, इंडिया और उज्बेकिस्तान की, और ये 22 को स्टार्ट हुई है और 31 मार्च को जो है खत्म होगी, और इस बार कहाँ पे हुई है, उज्बेकिस्तान के अंदर। और ये काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग जो है वो की जाती है सेमी अर्बन टेरेन एरिया के अंदर, और ये यूनाइटेड नेशन की तरफ से अप्रूवल जो है वो इस एक्सरसाइज को मिला हुआ है। तो आप देख सकते हो एक्सरसाइज दस्तलेग। और आप ये भी याद रख सकते हो उसकी सेकंड एडिशन जो इसका हुआ था, लाइक लास्ट ईयर 2021 में हुआ था इसका सेकंड एडिशन, वो उत्तराखंड में हुआ था, रानी खेत में इसका सेकंड एडिशन जो है वो किया गया था। तो मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है इन तरह की एक्सरसाइजेस का कि यार एक तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ सके दोनों कंट्रीज की आर्मीज के अंदर, कॉपरेशन बढ़ सके, और दोनों एक दूसरे की एक्सपर्टीज जो है वो सीख सकें, खास करके इंडिया और उज्बेकिस्तान की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। इसी के साथ आते हैं अगला सेक्शन जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन, लेकिन वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर दें, और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर ले ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्वेश्चन है, who has been appointed as the managing director and chief executive officer of Tata Consultancy Services। TCS का मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसको लगाया गया है। मैं इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में इसलिए नहीं कवर कर रहा क्योंकि ये अपॉइंटमेंट नहीं है, ये री अपॉइंटमेंट है। तो किसको अपॉइंट किया गया, राजेश गोपीनाथ को। तो याद रखना है आंसर क्या होगा, ए होगा, और इनका टाइम पीरियड 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया, मतलब इनको री अपॉइंट 5 साल के लिए और कर दिया गया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे गोपीनाथन, और यहाँ पे 5 साल के लिए उनको अपॉइंट किया गया। 21 फरवरी 2022 से लेकर 20 फरवरी 2027 तक का उनका टाइम पीरियड होगा। और साथ ही साथ एक अपॉइंटमेंट और की गई है, वो भी रीअपॉइंटमेंट है, और उनका नाम है एन गणपति सुब्रमण्यम। एन गणपति सुब्रमण्यम जो कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है प्लस साथ में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं टीसीएस के। उनका टाइम पीरियड भी जो है वो 2 साल के लिए और बढ़ा दिया, मतलब उनको 2 साल के लिए और रीअपॉइंट कर दिया गया है 2022 से लेकर 2024 तक। और ये रिटायरमेंट पॉलिसी जो जनरली है टीसीएस की, उसके अकॉर्डिंग इनको दोबारा से रीअपॉइंट जो है वो किया गया है। तो दोनों स्टैटिक क्वेश्चन है, दोनों नाम जो है वो आपने याद रखना है। एक है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, वो हैं हमारे पास एन गणपति सुब्रमण्यम, और एक है हमारे पास उनके एमडी और सीईओ, और वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनी है टीसीएस, राजेश गोपीनाथन जी। इसी के साथ आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है, हु वन 2 सिल्वर मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल किसके अंदर, स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2022 के अंदर। तो वैसे तो बहुत से प्लेयर हैं जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, सिल्वर जीता है, लेकिन एक प्लेयर जिसने 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज जीता है। तो आप सोचोगे सर 2 सिल्वर कैसे जीत लिए। जो ये पैरालंपिक हमारे पास होती हैं, ये पैरा जितने भी बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं, जितने भी पैरा टूर्नामेंट्स होते हैं, तो इनमें लेवल वाइज जो है वो ये टूर्नामेंट होते हैं, जैसे लेवल 1 लेवल 2, तो उसके तहत ये इसमें भी सिल्वर जीत सकते हैं, इसमें भी सिल्वर जीत सकते हैं, एक में गोल्ड जीत सकते हैं। तो इस तरह से ये इवेंट किए जाते हैं, और इसमें 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज जीतने वाले प्लेयर हैं प्रमोद भगत। तो आंसर क्या होगा इसका, सी होगा। तो याद रखना है प्रमोद भगत जिन्होंने 1 सिल्वर जो है वो जीता है मेंस सिंगल के अंदर, मेंस सिंगल के अंदर, और 1 सिल्वर जीता है मेंस डबल के अंदर, और मेन डबल्स में उनके दूसरे प्लेयर जो थे वो मनोज सरकार थे, मनोज सरकार। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडियन पैरा शटलर्स ने लेवल 1 स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2020 के अंदर 21 मेडल जीते थे, और लेवल 2 के अंदर इन्होंने 34 मेडल जीते हैं। लेकिन एग्जामिनर आपको मेडल्स का नंबर नहीं पूछेगा, आपको सिर्फ ये नाम याद रखना है, प्रमोद भगत। इन्होंने 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट के अंदर। और इसमें आप ये भी याद रख सकते हो कि ये स्पेन में हुआ है, बाकी आपको नाम से ही पता लग जाएगा कि कहाँ पे हुआ है, स्पेन के अंदर, और ये 9 से लेकर 13 मार्च के बीच में हुआ। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। एक बुक लिखी गई लिटिल बुक ऑफ जॉय, और ये किसके द्वारा लिखी गई है। लिटिल बुक ऑफ जॉय दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक बन जाती है, क्योंकि ये बहुत ही फेमस ऑथर्स, इवन दोनों के दोनों ऑथर्स ने नोबेल पीस प्राइज जो है वो जीता हुआ है। क्या जीता हुआ है, नोबेल पीस प्राइज जीता हुआ है। और इसमें एक नाम जो है वो आप यहाँ पे देख रहे हो दलाई लामा का, दूसरा देख रहे हो डेसमंड तुतु का। तो यहाँ पे आंसर ए एंड बी नहीं है, आंसर क्या होगा, ए एंड सी होगा। तो याद रखना है आंसर यहाँ पे क्या होगा, ए एंड सी, डी आंसर होगा। तो दलाई लामा और डेसमंड तुतु दोनों ने इस बुक को लिखा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही सुंदर सा कवर पेज है। ये दलाई लामा का आप कार्टून इमेज देख रहे हो, ये डेसमंड तुतु का आप जो हो कार्टून इमेज जो है वो दिख रहे हो। तो ये बुक रैंडम हाउस चिल्ड्रन बुक की तरफ से पब्लिक की गई है,
और इस बुक के अंदर फोकस किया गया कि हैप्पीनेस एक्चुअल में क्या है। असली हैप्पीनेस जो है वो आपको मटेरियलिस्टिक चीजों से नहीं मिलेगी, जिस चीजों को आप खरीद सकते हो, छू सकते हो, उनसे नहीं मिलेगी। ये एक्चुअल में नेचर के अंदर, जो ह्यूमन बीइंग की नेचर है, जो आपकी नेचर है, उसके अंदर आपको मिलेगी। असली हैप्पीनेस जो है वो उसी के अंदर है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि खुश रहो, लाइफ को इतना ज्यादा सीरियस जो है वो नहीं लेना, मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे नहीं भागना, तो आपकी लाइफ जो है वो बहुत ही आसान हो सकती है। वहीं इस बुक का संदेश भी आपके लिए, तो इसको आपने जरूर याद रखना है। इवन 2016 में दोनों ने, लाइक दलाई लामा जी ने भी और डेसमंड तुतु जी ने भी एक बुक जो है वो लिखी थी, उसका नाम था द बुक ऑफ जॉय। याद रखना है क्या नाम था, द बुक ऑफ जॉय, लास्टिंग हैप्पीनेस इन ए चेंजिंग वर्ल्ड। वो बेस्ट सेलर बुक बनी और 1 मिलियन कॉपीज जो है वो उसकी बिकी। इवन उसको 40 अलग अलग लैंग्वेज में जो है वो ट्रांसलेट भी करवाया गया। इवन दलाई लामा जो हैं उनको नोबेल प्राइज, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में कहा था दोनों को नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है। दलाई लामा को नोबेल पीस प्राइज मिला है 1989 में और आर्क बिशप डेसमंड तुतु को मिला है 1984 में। इसलिए ये बुक जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। इंडियन आर्मी ने एक ज्वाइंट सिक्योरिटी एक्सरसाइज की है जिसका नाम है सुरक्षा कवच 2। ये कौन सी स्टेट पुलिस के साथ मिलकर उन्होंने इस एक्सरसाइज को किया है, और ये किया है महाराष्ट्र पुलिस के साथ। फिर से एक स्टैटिक क्वेश्चन आ गया, स्लाइड से याद रखें। एक्सरसाइज का नाम है सुरक्षा कवच और उसमें इंडियन आर्मी की एक डिवीजन जिसका नाम है अग्निबाज, याद रखोगे, अग्निबाज डिवीजन ने महाराष्ट्र पुलिस के साथ एक एक्सरसाइज किया जिसका नाम है सुरक्षा कवच 2। तो एक सिमुलेटेड एक्सरसाइज है, मतलब एक प्रोटोटाइप है, बना के जगह को एक्सरसाइज को किया गया और एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट किया गया, एक ऐसा एपिसोड क्रिएट किया गया जिसमें टेररिस्ट जो हैं वो एक पॉपुलेटेड एरिया के अंदर आ जाते हैं, तो उसको पुलिस और आर्मी की मदद से बचाना है। और इसके लिए एक अंडर कंस्ट्रक्शन साइट का जो है वो यूज किया गया और इसमें इस एक्सरसाइज का जो है वो डेमो तैयार किया गया। और इसमें जो है वो आप कह सकते हो बिल्डिंग को सर्च करना, अनआइडेंटिफाइड आइटम्स को किस तरह से हमने जांचना है, आप कह सकते हो उसमें डॉग स्क्वाड की मदद लेना, किस तरह से न्यूट्रलाइज करना है टारगेट को, बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट किस तरह से काम कर रहे हैं, तो ये सारी क्रियाएं जो है वो इसके अंदर की गई। इवन ट्रैफिक कंट्रोल जो रोड का है वो भी महाराष्ट्र ट्रैफिक पुलिस और मिलिट्री पुलिस की तरफ से साथ में किया गया सिमुलेटेड वे में। और कैजुअलिटीज जो हैं उसको इवैक्यूएट किस तरह से करना है, डमीज बना के जो है रखी गई, तो इवैक्यूएशन का काम जो है वो करवाया गया। और साथ में आप कह सकते हो कि इसमें इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स कौन कौन से यूज किए गए उसका भी शोकेस किया गया कि इस तरह के इक्विपमेंट्स जो है वो हम यूज कर सकते हैं। तो मेन एम यही है कि इस तरह की ड्रिल से जो है वो हम आर्मी का और साथ में पुलिस का कॉन्फिडेंस बढ़ा सके कि किसी भी सिचुएशन में हम आपस में जो है वो कोऑर्डिनेट करके हम चीज को संभाल सकते हैं, हम इस तरह के टेररिस्ट अटैक को संभाल सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज का नाम याद रखना है सुरक्षा कवच 2। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। किसको नया प्रेसिडेंट बनाया गया है तुर्कमेनिस्तान का। बहुत से बच्चों को तुर्कमेनिस्तान की एक दो चीजें नहीं पता होंगी, आज पता लग जाएंगी। और नए प्रेसिडेंट का नाम है सरदर बार्दी मुहामेदोव। तो आंसर याद रखना है, आंसर क्या होगा, सी होगा। तो नाम बहुत इंटरेस्टिंग है, अलग है, मेरे ख्याल से याद रहेगा। नए प्रेसिडेंट तुर्कमेनिस्तान के बनाए गए हैं सरदर बर्दी मुहामेदोव, बर्दी मुहामेदोव। तो आप देख सकते हो यहाँ पे चेहरा बहुत ही यंग है, सिर्फ आप कह सकते हो 40 साल के हैं। 2021 में ये 40 साल के हुए थे। और आपको शायद जान के हैरानी होगी कि जो तुर्कमेनिस्तान का लॉ है या कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग मिनिमम एज जो प्रेसिडेंट की होनी चाहिए वो क्या कितनी होनी चाहिए, 40 होनी चाहिए। बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, याद रखोगे। मिनिमम एज प्रेसिडेंट बनने के लिए तुर्कमेनिस्तान के अंदर 40 होनी चाहिए और ये लास्ट ईयर ही 40 के हुए हैं सरदर बर्दी मुहामेदोव। और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो तुर्कमेनिस्तान के अंदर होते हैं वो हर 7 साल के अंदर होते हैं, मतलब प्रेसिडेंट का जो टाइम पीरियड होता है वो भी 7 साल का होता है। देखो, दो इंटरेस्टिंग फैक्ट आपने याद रखने हैं। और यहाँ की कैपिटल जो है वो अशगाबत है, याद रख सकते हो आप, अशगाबत। और यहाँ की जो करेंसी है वो है मनत। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सा बैंक और नेचर बास्केट ने मिलके जो है वो एक कार्ड लॉन्च किया है, इंटरनेशनल गवर्नमेंट कार्ड है, मतलब आप उसमें ग्रोसरी की चीजें खरीद सकते हो और वो नेचर बास्केट से जो भी आपने सामान खरीदना है वो खरीद सकते हो। और ये कार्ड लॉन्च किया है किसके साथ मिलके, एसबीआई के साथ। एक सिंपल क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चन है, इसको याद रखें। तो एसबीआई कार्ड जो इंडिया का प्योर प्ले क्रेडिट कार्ड इश्यूर और सेकंड लार्जेस्ट क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर है, उसने नेचर बास्केट के साथ टाई अप किया है जो कि एक मल्टी चैनल गवर्नमेंट रिटेलर है जिसमें आप हर तरह का सामान ले सकते हो। घर का यूज करने वाला सारा सामान जो है वो आप ले सकते हो, आप सब्जियां ले सकते हो, आप फ्रूट्स ले सकते हो, आप और घर में जितनी भी चीजें चाहिए वो ले सकते हो। तो उसके लिए क्रेडिट कार्ड जो है वो जारी किया गया है और ये वन ऑफ दी आप कह सकते हो फर्स्ट काइंड ऐसा कार्ड है जो ग्रोसरी के लिए जो है वो यूज किया जाएगा। और इसमें कई वेरिएंट्स जो हैं वो साथ में लॉन्च किए गए हैं, स्पेशली 2 वेरिएंट्स, जो नेचर बास्केट एसबीआई कार्ड है और एक नेचर बास्केट एसबीआई कार्ड एलीट है।
तो उसकी कॉस्ट जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा होगी और ये अप्रैल के मिड में जो है वो जारी कर दिया जाएगा। और इस क्रेडिट के अंदर जो है वो काफ़ी बेनिफिट्स दिए जाएंगे, लाइक अगर आप कुछ खरीदते हो तो आपको कैशबैक मिलेगा, आपको जो है वो कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे जिसको आप आगे जाके यूज़ कर सकते हो, कुछ कूपन्स आपको दिए जाएंगे। तो जितना भी पैसा आप खर्च कर रहे हो तो उसको किसी ना किसी तरह से वापस करने की कोशिश जो है वो की जा रही है क्रेडिट कार्ड्स की स्पेंडिंग के ऊपर। तो ये आपने थोड़ा सा याद रखना है, लेकिन एसबीआई कार्ड और पेमेंट्स के बारे में याद रखें। इसके सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर एसबीआई कार्ड के हैं रामा मोहन राव, रामा मोहन राव, और आई थिंक पूरा नाम है रामा मोहन राव अमारा। और इसकी स्थापना 1998 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा के अंदर। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 2022? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे हर साल यूनाइटेड नेशन की तरफ से जो है वो 23 मार्च को मनाया जाता है ताकि अवेयरनेस क्रिएट की जा सके इन्वायरमेंट कंडीशन के बारे में कि किस तरह का इन्वायरमेंट है, और साथ ही साथ हमारे प्लेनेट के बारे में जानकारी लोगों को दी जा सके, खास करके इन्वायरमेंट से रिलेटेड। तो आंसर है इसका बी। इस बार का थीम है अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। तो ये इस बार का थीम जो है वो रखा गया है। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे जो है वो 23 मार्च 2022 को मनाया जाता है और इसका मेन मकसद यही है कि अवेयरनेस क्रिएट करना लोगों को और लोगों के बिहेवियर को चेंज करना ताकि अर्थ को प्रोटेक्ट करके रखा जा सके, इन्वायरमेंट को बचा के रखा जा सके। और थीम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। इंडिया का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो है वो कितना हो चुका है फाइनेंशियल ईयर 22 में? क्योंकि 31 मार्च को ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा तो हमने एक टारगेट सेट किया था। वो टारगेट था कि $400 बिलियन जो है वो हमने मर्चेंडाइज ट्रेड करना है और वो पूरा कर चुके हैं। तो अभी तो बहुत से दिन जो हैं वो पेंडिंग हैं। तो बहुत से दिन पेंडिंग का मतलब अभी तो आप कह सकते हो 9 दिन जो है वो पेंडिंग पड़े हुए हैं पूरा महीना खत्म होने, तो उससे पहले ही हमने इस टारगेट को अचीव कर लिया है। तो 37% इंक्रीज जो है वो देखा गया, क्योंकि अगर आप फाइनेंशियल ईयर 21 में देखेंगे तो ये सिर्फ $292 बिलियन था और ये देखा गया है कि 7% कॉन्ट्रैक्ट कर गया था फाइनेंशियल ईयर 21 में, वो कोविड-19 के चलते हुए कॉन्ट्रैक्ट कर गया था। तो फिर भी एकदम से डिमांड जो है वो बढ़ी, एकदम से इकोनॉमी जो है बूस्ट हुई और साथ में आप कह सकते हो कि पूरा का पूरा एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। और अलग अलग सेक्टर में, ऐसे नहीं कि एक ही सेक्टर में, तो गुड्स हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, गारमेंट्स हो गए, टेक्सटाइल हो गया, केमिकल्स हो गए, फार्मास्यूटिकल हो गया, तो ये सारी चीज़ों में एक्सपोर्ट जो बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो $400 बिलियन ये आपने जरूर याद रखना है, ये आपको फिगर पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। वनवेब ने एक एग्रीमेंट साइन किया कौन सी कंपनी के साथ ताकि सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जा सके, ताकि वो अपनी ब्रॉडबैंड सर्विसेज जो है वो इंडिया के अंदर लॉन्च कर सकें। और ये टाई अप किया उन्होंने स्पेसएक्स। फिर से एक स्टैटिक क्वेश्चन है, स्लाइड से याद रख सकते हो कि लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनी जो कि भारतीय एंटरप्राइज की तरफ से चलाई जाती है वनवेब, उसने स्पेसएक्स के साथ टाई अप कर लिया है। तो स्पेसएक्स और वनवेब दोनों मिलके जो हैं वो सैटेलाइट का लॉन्च करेंगे, क्योंकि वनवेब की सैटेलाइट जो रशिया में लॉन्च होने वाली थी, तो रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट के कारण वो काफ़ी पेंडिंग रह चुकी थी, जिसके कारण अब ये टेक्सास यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लॉन्च की जाएगी, क्योंकि इन्होंने स्पेसएक्स के साथ टाई अप कर लिया है। तो वनवेब को अप्रूवल ऑलरेडी मिल चुका है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन कि वो अपनी सैटेलाइट अर्थ स्टेशन जो हैं वो इंडिया में सेटअप कर सकते हैं। तो वनवेब जो है वो अपनी बहुत सी सैटेलाइट्स जो है वो बेच चुका है, 428 सैटेलाइट बेच चुका है, मतलब ऑलमोस्ट 66% अपना काम जो है वो पूरा कर चुका है। और ये इंडिया के अंदर अपनी हाई स्पीड जो ब्रॉडबैंड कनेक्शंस है वो उतारेगा और ये मिड मई के आसपास जो है वो अपने ब्रॉडबैंड कनेक्शंस इंडिया में बेचना स्टार्ट करेगा। तो याद रखना है वनवेब और टेस्ला का, ये आप स्पेसएक्स कह सकते हो, उसमें टेस्ला का नाम नहीं लोगे, स्पेसएक्स का लिखोगे, तो स्पेसएक्स का ये टाई अप है। नेक्स्ट आते हैं, एक बहुत ही हैरानीजनक न्यूज़ है कि एशलेक बार्टी जो कि नंबर 1 प्लेयर है टेनिस इंडस्ट्री के अंदर और वुमेन रैंकिंग इनकी पहले नंबर पे, इन्होंने रिटायरमेंट ले ली है और खास बात है कि सिर्फ 25 साल की हैं ये और 3 ग्रैंड स्लैम जीत चुकी हैं और अपने इस करियर के शिखर पे हैं बिल्कुल। लेकिन मे भी कोई कारण हो इनका अपना पर्सनल, लेकिन इन्होंने मतलब 3 ग्रैंड स्लैम जीत के बिल्कुल करियर के बिल्कुल अपने खूबसूरत पल जो है इस टाइम पीरियड पे चल रहे थे इनके, तो उसमें इन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। बहुत ही हैरानीजनक, मेरी वन ऑफ दी फेमस और आप कह सकते हो फेवरेट क्रिकेट प्लेयर हैं एशलेक बार्टी, इनका नाम है, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं और ये मेजर चैंपियनशिप जीत चुकी है 3 अलग अलग डिफरेंट सरफेस के अंदर। डिफरेंट सरफेस का यहाँ पे मतलब है कि एक तो फ्रेंच ओपन जीत चुकी हैं, फ्रेंच ओपन 2019 के अंदर, फिर इन्होंने आप कह सकते हो विमिल्डन जीता 2021 का, फिर इन्होंने इस साल जो है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीत लिया 2022 का। और ऑस्ट्रेलियन ओपन आपको पता है एक हार्ड कोर्ट है, विमिल्डन जो है वो ग्रास कोर्ट है और फ्रेंच जो है वो क्ले कोर्ट है। तो 3 अलग अलग कोर्ट्स जो हैं वो इन्होंने जीते हैं। और एशलेक बार्टी जो है वो ऐसी अगली वुमेन बन चुके हैं, ऐसी मतलब सिर्फ एक वुमेन और थी जो कि नंबर 1 प्लेयर थी
उनका नाम था जस्टाइन हेनिन, और वो भी जो है वो उन्होंने इस तरह से रिटायरमेंट ले ली थी 2008 में नंबर 1 पे होते हुए, और ये ऐसी दूसरी महिला बन चुकी हैं जिन्होंने ऐसा काम किया है। तो बहुत ही दुखद है कि इन्होंने बहुत ही कम उम्र में जो है वो संन्यास ले लिया है, सिर्फ 25 साल की एज में। और आपको जान के हैरानी होगी कि ये एज ए क्रिकेटर भी प्ले करती रही हैं, ये बैश लीग्स में खेलती रही हैं, तो क्रिकेटर भी थी, मतलब बहुत ही फेमस थी इवन, और साथ में टेनिस के अंदर तो इनका जादू चली गया। तो इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया स्कॉट मॉरिसन दोनों ने इंडिया ऑस्ट्रेलिया की वर्चुअल समिट जो है वो आयोजन की। इसमें बहुत से पैक्ट जो है वो साइन किए गए, साथ करके ये कमिटमेंट की गई है कि हम कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के ऊपर जोर देंगे। दोनों कंट्रीज आपस में जो है वो अलग अलग ट्रेड करेंगी, जैसे कि एक प्रसार भारती और स्पेशल ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज के बीच में टाई अप हुआ, ताकि ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम्स के अंदर हम आपस में कॉपरेशन करेंगे, को प्रोडक्शंस करेंगे, इवन ज्वाइंट ब्रॉडकास्टिंग भी किया करेंगे। और साथ में ऑस्ट्रेलिया ने यह भी कहा है कि एक नया सेंटर बनाया जाएगा ऑस्ट्रेलिया इंडिया रिलेशंस का, जो कि ऑस्ट्रेलिया में होगा, और इसके ऊपर 28.1 मिलियन जो है वो रुपीस खर्च किए जाएंगे, और वो अगले 4 साल के अंदर खर्च किए जाएंगे ताकि हम एक्सचेंज प्रोग्राम्स और इंडिया के साथ कॉपरेशन कर सकें। और स्कॉट मॉरिसन ने यह भी कहा है कि 1500 करोड़ रुपया जो है वो खर्च किया जाएगा आने वाले टाइम पीरियड के अंदर, और वो स्पेशली इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन को अच्छा करने के लिए और आपस में ट्रेड करने के लिए जो है वो लगाया जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो स्कॉट मॉरिसन है, यहाँ की कैपिटल है कैनबरा और करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर। इसी के साथ आते हैं अगला सेक्शन, जो कि है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन। लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 15 या 15 साल से ऊपर अर्बन एरिया में जो है वो कितना कम हो गया है Q2 में 2021 के। ये 12th जो हमारे पास पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है उसमें बताया गया, जो कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दिया गया है। जब भी Q2 की बात हो रही है, मतलब मैं बात कर रहा हूँ जुलाई से सितंबर 2021 की, और इसमें ये कम हो गया 9.8% तक, ये सर्वे जो है वो रिसेंटली आया है। तो अगर मैं सेम Q2 लूं 2020 का, लेकिन तो उसमें ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बहुत ज़्यादा था, उसमें जो है वो ये 13.2% था, तो ये कम होकर 9.8% तक आ गया है। लेकिन अगर मैं Q1 2021 की ही बात करूं तो उसमें ये 12.6% था, मतलब अप्रैल से लेकर जून के बीच में 12.6% था, तो उससे भी कम होकर 9.8 में आ गया है। तो ये माना जा रहा है कि ये Q2 के बीच में 13.2% इतना ज्यादा इसलिए बढ़ गया था क्योंकि कोविड-19 के कारण अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो ज्यादा आया, लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस थी, कुछ और था जिसके कारण जो है वो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा है। तो एग्जैक्ट फिगर आपने याद रखनी है 9.8%। नेक्स्ट आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, जिसमें पहला है डिफेंस मिनिस्ट्री ने मिलिट्री एक्विजिशन के लिए 8357 करोड़ रुपीस जो है वो अलॉट किए हैं। इससे क्या होगा कि आर्म्ड फोर्सेज जो आत्मनिर्भर बनेंगी, और साथ में उनकी जो प्रिपेयरनेस है, लाइक आप कह सकते हो कि उनका जो आत्मबल है वो भी यहाँ पे इंप्रूव होगा, और उनको मॉडर्नाइजेशन भी के अंदर भी जो है हेल्प मिलेगी। जो चीफ मिनिस्टर हैं छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल जी ही हैं, वही उनके पास चीफ मिनिस्टर का चार्ज है। उन्होंने बजट पेश किया 1,12,000 करोड़ का, और ये फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए स्पेशली फार्मर्स, ट्राइबल्स, यूथ, वुमेन और लेबरर्स के लिए इसको पेश किया गया। और छत्तीसगढ़ की जो गवर्नर हैं वो हैं अनुसुईया उइके। एसबीआई ने 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं ताकि वो 7.84% स्टेक जो है वो ओएनडीसी का खरीद सके। ओएनडीसी है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। और ये ट्रांजैक्शन के लिए किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये 10% से कम स्टेक जब खरीदना होता है तो परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। और एसबीआई ऐसा सेकंड पब्लिक सेक्टर बन गया जिसने ओएनडीसी के अंदर अपना हिस्सा खरीदा है। इससे पहले पंजाब एंड नेशनल बैंक था जिसने 9.5% जो है नवंबर 2021 में हिस्सा खरीदा था। आरबीआई ने एचडीएफसी के ऊपर बैन हटा दिया कि वो नए डिजिटल लॉन्चेस अब कर सकते हैं, पहले उनके ऊपर बैन लगा दिया था, तो सिर्फ रीड कर सकते हैं। जम्मू एंड कश्मीर ने जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री जो है वो अप्लाई कर दी है। वो हैंड नॉटेड कश्मीरी जो हाथ से बनने वाले कश्मीरी कारपेट हैं, जो आप कह सकते हो कालीन हैं, उनके ऊपर क्यूआर कोड जो है वो लगाया जाएगा, क्योंकि रिस्पॉन्स कोड है उसके लिए जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री जो है वो उन्होंने अप्लाई किया है। तो अब क्यूआर कोड की मदद से जाना जाएगा कि मैन्युफैक्चरर कौन है, वीवर कौन है, वो पता लग जाएगा, रॉ मटेरियल कौन सा यूज किया गया है, मतलब ऑथेंटिसिटी उसकी पता लग जाएगी। और जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग कश्मीरी कारपेट्स को 2016 में मिला था, और सबसे पहली बार ये जर्मनी में जो है वो एक्सपोर्ट किया गया था। ब्रिक्स वैक्सीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर जो है वो लॉन्च किया गया। यूनियन मिनिस्टर जो हेल्थ के हैं हमारे मनसुख मंडाविया जी, उन्होंने इसको लॉन्च किया, और इसका मेन मकसद यही है कि हम फार्मास्यूटिकल के अंदर खास करके वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें, और वो ब्रिक्स कंट्रीज में हम एक्सपोर्ट कर सकें, और दूसरे कंट्रीज में भी, लेकिन ब्रिक्स के ऊपर फोकस किया गया है। ब्रिक्स का मतलब ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका।
और इसके लिए पहला प्रपोजल 2018 में जोहानिसबर्ग डिक्लेरेशन के अंदर किया गया था। अब आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। 23 मार्च 2021 का क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा काउंसिल मेंबर नहीं है आर्कटिक काउंसिल का। तो सबसे पहले आर्कटिक काउंसिल के टोटल काउंसिल मेंबर्स आपको पता होने चाहिए, वो कितने हैं दोस्तों? 8 हैं। 8 में कौन कौन आता है? कनाडा आता है, इसमें डेनमार्क आएगा, इसमें आइसलैंड आएगा, इसमें फिनलैंड आएगा, फिनलैंड के बाद इसमें नॉर्वे, यस नॉर्वे आएगा, स्वीडन आएगा, इसमें रशिया आएगा और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 13 कंट्रीज को नॉन आर्कटिक के तौर पे, वो नॉन आर्कटिक कंट्रीज है, उनको ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया है, जिसमें से इंडिया भी एक है। तो अब देखना है कि कौन सा इसमें काउंसिल मेंबर का हिस्सा नहीं। तो मैं 8 की 8 बता चुका हूं, तो यहां से पता लग रहा है कि यूनाइटेड किंगडम नहीं है, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम अभी ऑब्जर्वर कंट्रीज के अंदर है, ऑब्जर्वर स्टेट्स के अंदर आता है। टोटल 13 हैं और नॉर्वे, रशिया और स्वीडन जो है वो काउंसिल स्टेट्स के अंदर आती हैं। और आर्कटिक काउंसिल की स्थापना 1996 में की गई थी और आर्कटिक काउंसिल का हेडक्वार्टर जो है वो ट्रोम्सो में है। ट्रोम्सो कहाँ पे है दोस्तों? नॉर्वे के अंदर। इसी के साथ आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे बहुत ही सिंपल है। पावर्ड बाय इंटेलेक्ट एंड ड्रिवन बाय वैल्यूज इज द टैगलाइन। ये टैगलाइन किसकी है? पावर्ड बाय इंटेलेक्ट एंड ड्रिवन बाय वैल्यूज। ये टैगलाइन आपने मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन करें और बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेंगे। इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहें और लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लोगे, हमेशा खुश रहोगे, हमेशा खुश रहोगे स्माइली की तरह। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।